हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 14 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। इसका पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा, यानी हैदराबाद इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा। आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। इसके लिए अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस दिवस में उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन हैदराबाद रियासत थी वो 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुई थी, बल्कि 17 सितंबर 1948 को आजाद हुई थी, यानी हमारी आजादी के 13 महीने बाद। क्योंकि हैदराबाद रियासत पर निजामों का शासन था और निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो फिर भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और वहां पर पुलिस कार्रवाई करवाई गई थी। फिर इसके बाद हैदराबाद रियासत भारत में शामिल हो गई थी और हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को निजामों के शासन से मुक्ति मिल गई थी। तो तेलंगाना राज्य की कैपिटल कौन है? हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में हुसैन सागर झील है जो कि एक कृत्रिम झील है और यह झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, हुसैन सागर झील पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? हैदराबाद। हैदराबाद को यूनेस्को के द्वारा पाक कला के रचनात्मक शहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, अब हम हाल ही में घोषित किए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में नो नॉन वेज डे मनाने की घोषणा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब मनाया जाएगा। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए ही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि 14 अप्रैल को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो इसी घटना को याद करने के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन की याद में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, डॉल्फिन के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला गया है और उत्तर प्रदेश के द्वारा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की याद में मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास नोट और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। ई बुक की अगर हम बात करें तो मंथली करेंट अफेयर्स और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसको आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा ऐप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। तो किशोर मकवाना अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन बन गए हैं।
उन्होंने विजय सापला का स्थान लिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि किशोर मकवाना के अलावा लवकुश कुमार ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो किशोर मकवाना अध्यक्ष बने हैं और लवकुश कुमार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बने हैं। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किशोर मकवाना की बात करें तो वो भाजपा की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह एक पत्रकार भी हैं और 33 से अधिक पुस्तकों को उन्होंने लिखा है और इन्होंने ज्यादातर पुस्तकें डॉक्टर BR अम्बेडकर पर लिखी हैं। बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 को, यानी ये संस्था 2004 में बनी थी और यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है इसका वर्णन संविधान में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करना, यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना। संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। दोस्तों NCSC में 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें, कार्यकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। चलिए कुछ प्रमुख आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 17 है, आपको याद रखना है, इसमें छुआछूत के अंत की बात की गई है। दोस्तों आर्टिकल 46 को भी आप याद रखिएगा। तो आर्टिकल 46 SC यानी शेड्यूल कास्ट और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में शेड्यूल कास्ट एवं ST के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और अब वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हंसराज अहीर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष को। तो अमिताभ घोष को 2024 का इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अकल्पनीय की कल्पना में योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अमिताभ घोष की बात करें तो उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार को आप याद रखिएगा कि यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2018 में अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। घोष को 1989 में द शैडो लाइन्स रचना के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं किसकी? अमिताभ घोष की। बात करते हैं इरास्मस पुरस्कार की। तो यह नीदरलैंड देश में प्रदान किया जाता है। शुरुआत इसकी 1958 में हुई थी और दोस्तों इस पुरस्कार के अंतर्गत 1,50,000 यूरो प्रदान किए जाते हैं। बात आई है नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है और इसके पड़ोसी देशों में बेल्जियम, जर्मनी आते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? भारत को। इंडिया यूके अचीवर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? जोया अख्तर और अस्मा खान को। नाइटहुड सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है पंकज कुमार चटर्जी को।
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2024 में? तो ये दिया गया है रामभद्राचार्य और गुलजार को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट करिएगा। बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को प्रदान किया गया है। टाइगर वुड्स अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो 7 मार्च से 10 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश में गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया है और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में मनाया गया है। दोस्तों, यह त्योहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। 2024 की थीम क्या है? जीरो वेस्ट फेस्टिवल। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में। गोले मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममनी खाद्य महोत्सव लद्दाख में। मोनलम चेनमो महोत्सव लद्दाख में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया है। जलीकट्टू प्रतियोगिता तमिलनाडु में आयोजित की गई है। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक में मनाया गया है। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 उज्जैन मध्य प्रदेश में मनाया गया है। तो ये हैं कुछ प्रमुख महोत्सव। दोस्तों, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल इसकी ईटानगर है। राज्यपाल कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। दोस्तों, विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 205। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा 205 रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 12 मार्च को पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिंडीगुल, इरोद, तिरुचि, पलक्कड़ रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने चेन्नई सेंट्रल में एक रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी किया है। बात करते हैं एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की, यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम की। तो यह भारतीय रेलवे की एक पहल है। इसे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, इसे स्थानीय लोगों को देश भर में स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर किसी शहर से कोई रेलवे स्टेशन गुजरता है तो वहां के जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको इन रेलवे स्टेशनों पर अपना सामान बेचने की इजाजत दी जाती है इस योजना के तहत। तो इस योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 25 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा रसिया, ईरान और चाइना। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में रूस, ईरान और चीन शामिल हुए हैं। यह अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है। दोस्तों, इस समुद्री अभ्यास में समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए जहाजों को छुड़ाने का अभ्यास भी किया जाएगा। दोस्तों, इस अभ्यास का लक्ष्य है समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा पर काम करना। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास कब आयोजित किया गया था, तो यह 2018 में आयोजित किया गया था और इसमें ईरान, चीन और रूस शामिल होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस अभ्यास में पहली बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो वायु शक्ति अभ्यास 2024 भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। मिलन अभ्यास 2024 भारत सहित 50 से अधिक देशों के साथ हुआ है और यह एक नौसैनिक अभ्यास था। विशाखापत्तनम में यह आयोजित किया गया है। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। अभ्यास खंजर 2024 भारत, किर्गिस्तान के बीच हुआ है। अभ्यास अयोध्या 2024 भारत, थाईलैंड के बीच हुआ है।
डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई के बीच, विनबैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच होता है, प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना के बीच होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो दोस्तों गुजरात राज्य में कोचरब आश्रम है जिसको पुनर्विकसित किया गया है, यानी उसका रीडेवलपमेंट किया गया है। तो उसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने किया है। पीएम मोदी ने 12 मार्च को दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो 12 मार्च को दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसी अवसर पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात आई है दांडी मार्च की, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। और यह जो दांडी मार्च था ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 386 किलोमीटर की यात्रा थी और इसमें 81 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया आपके लिए कि जो साबरमती आश्रम है ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। दोस्तों बात करते हैं कोचरब आश्रम की। तो 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन है? कोचरब आश्रम। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित है कोचरब आश्रम और ये कोचरब गांव में स्थित है। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। महात्मा गांधी लगभग 1.5 साल यहीं पर रहे हैं, फिर इसके बाद वो साबरमती आश्रम चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 13 मार्च को। तो हर साल मार्च माह के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि मार्च माह के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 2024 में यह 13 मार्च को मनाया गया है। थीम क्या है 2024 की? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरवेंशन। दोस्तों धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1984 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च 2024 को आयोजित किया गया है और यह एक त्रिसेवा अभ्यास था, यानी इसमें भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना इन तीनों ने हिस्सा लिया है। तो इसमें एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई थी कि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसमें हमारी तीनों सेनाएं किस प्रकार से काम करेंगी, इसके लिए ये भारत शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इसमें स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों यह देश में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। इसकी मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी भारतीय थल सेना ने की है। वर्तमान रक्षा प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये हैं डिफेंस के चीफ, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। दोस्तों सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का या उसकी 65 वर्ष की आयु तक। जो पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की यानी सीवीसी की। तो इसका काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना। इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीवीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को। दोस्तों 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी सीवीसी को वैधानिक दर्जा 2003 में दिया गया था।
वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा रिकेन यामाटोमो को, और ये किस देश के हैं? जापान के। और प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोनेतपुर में कितने मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? 50 मेगावाट की। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों कल के लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर अमेरिका बता दिया गया था गलती से, लेकिन आपको सुधार कर लेना है। इसका आंसर है पाकिस्तान। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे हैं? 1000। भारत के सबसे तेज IP/MPLS राउटर का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 2.4 टेराबाइट्स पर सेकंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं? मॉरिशस। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एक साल में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था भजन लाल शर्मा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी वर्तमान में CDS कौन है भारत के? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।